तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है मुझे आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गोल्ड फिंगर। और ये गोल्ड फिंगर मूवी जेम्स बॉन्ड की तीसरी मूवी है। ये मूवी 1964 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का बजट था $3 मिलियन। और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे $125 मिलियन की कमाई की थी। और साथ ही साथ ये जेम्स बॉन्ड की पहली मूवी थी जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। दरअसल इसे बेस्ट साउंड इफेक्ट एडिटिंग का अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपने जिस तरह डॉक्टर नो और फ्रॉम द रशिया वाली वीडियो को जिस तरह से प्यार किया, उसी तरह से इसे भी करिए प्लीज़। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड एक अंडरकवर मिशन पे होते हैं। वो एक बिल्डिंग में जाकर एक जगह बॉम्ब लगा देते हैं और फिर उसके बाद वो एक बार में जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो अपनी घड़ी देखते हैं। और तभी एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है और बार में जितने भी लोग होते हैं सब यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। मगर जेम्स बॉन्ड वहाँ से नहीं भागते, वो एक आदमी के पास जाते हैं। वो आदमी जेम्स बॉन्ड को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और कहता है कि अब इस काम में कोई भी ड्रग्स भरी काम नहीं होंगे, लेकिन आप अपने होटल मत जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे गुंडे होंगे। तो जेम्स बॉन्ड कहता है तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो आदमी कहता है कि कुछ घंटों के बाद मायामी के लिए एक फ़्लाइट है, आप वहाँ से चले जाइए। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं मैं चला जाऊँगा, पर मेरे को एक काम है, पहले मैं उसे निपटा लूँ। फिर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड उस बार में डांस करने वाली उस लड़की के पास जाते हैं और उससे किस करते हैं कि तभी उनके पीछे से एक आदमी आता है। मगर जेम्स बॉन्ड उसको देख लेते हैं और उन दोनों में बहुत फाइट होती है। मगर वो आदमी जेम्स बॉन्ड के ऊपर भारी पड़ने लग गया था और तभी जेम्स बॉन्ड उसे एक टब में गिरा देते हैं। और जब वो आदमी जेम्स बॉन्ड की गन लेने की कोशिश कर रहा था तभी जेम्स बॉन्ड उसके अंदर उस टब के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर डाल देते हैं, जिसके वजह से वो आदमी मारा जाता है और फिर जेम्स बॉन्ड वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड मायामी में आ चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड के दोस्त फिलिक्स को। फिलिक्स जेम्स बॉन्ड से मिलते हैं और जेम्स बॉन्ड को कहते हैं कि लंदन से सिग्नल है। फिलिक्स जेम्स बॉन्ड को कहते हैं हमें इस पे नज़र रखने का है। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कौन, गोल्ड फिंगर। तो फिलिक्स कहता है हाँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वैसे तो ये ब्रिटिश है और ये किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि वॉशिंगटन इसके बारे में क्या कहता है। तो फिलिक्स कहता है कि सीआईए वालों ने इसके बारे में जांच पड़ताल की, मगर इसमें कोई खोट नहीं है। फिर जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि मिलेगा कहाँ। तो फिलिक्स उंगली करके दिखाता है कि वो वहाँ पे है। और साथ ही साथ फिलिक्स ये भी कहता है कि गोल्ड फिंगर बहुत ही अच्छा पत्ते खेलता है, क्योंकि गोल्ड फिंगर एक हफ्ते से एक बहुत ही अमीर आदमी को हरा रहा होता है। फिर फिलिक्स कहता है कि चलो मैं चलता हूँ, मैं जाके एम को खबर दे देता हूँ। तो जेम्स बॉन्ड कहता है ठीक है, हम लोग डिनर पे मिलेंगे। फिर जेम्स बॉन्ड गोल्ड फिंगर के पास जाके थोड़ा बहुत देखता है। वो देखता है कि गोल्ड फिंगर अपने कान के पास कोई ईयरफोन टाइप का कुछ लगा के रखा है। फिर जेम्स बॉन्ड को कुछ शक होता है और वो सीधा गोल्ड फिंगर के रूम में जाता है कुछ जांच पड़ताल करने के लिए। रूम में जाकर जेम्स बॉन्ड को किसी लड़की की आवाज़ आती है बालकनी के पास से। तो वो चेक करने जाते हैं और वो देखते हैं कि एक लड़की बाइनोकुलर से उस आदमी के सारे पत्ते देख रही होती है और वो गोल्ड फिंगर को सब कुछ बता रही होती है। फिर जेम्स बॉन्ड उसके पास जाके उसके सिग्नल कट कर देते हैं और वो लड़की पूछती है तुम कौन हो। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं आई एम बॉन्ड, मिस्टर जेम्स बॉन्ड। और यहाँ पर गोल्ड फिंगर बहुत कोशिश कर रहा होता है मगर उसका ईयरफोन काम नहीं करता है। फिर जेम्स बॉन्ड उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की बोलती है जिन, जिन मास्टरसन। फिर जेम्स बॉन्ड जिल से पूछते हैं कि तुम गोल्ड फिंगर के साथ क्यों रहती हो। तो जिल कहती है कि वो मुझे साथ रहने के पैसे देता है। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि सिर्फ साथ रहने के। तो जिल कहती है हाँ, सिर्फ साथ रहने के। फिर जेम्स बॉन्ड उसका कम्युनिकेशन वापस से स्टार्ट कर देते हैं और गोल्ड फिंगर से कहते हैं कि गोल्ड फिंगर, जब मायामी पुलिस वालों को पता चलेगा कि तुम यहाँ पर ये सब करते हो तो वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे ये तुम्हें भी पता है। तो चलो आज तुम $15,000 यहाँ पे हार जाओ। और फिर गोल्ड फिंगर एक एक करके सारे मैचेस हारने लगता है। और फिर जिल जेम्स बॉन्ड से कहती है कि मुझे पता नहीं तुम बहुत अच्छे लगने लगते हो। और यहाँ पर जिल और जेम्स बॉन्ड एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड और जिल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आने लगते हैं।
फिर जेम्स बॉन्ड वहाँ से उठ के अपने लिए एक शैम्पेन लेने जाते हैं और जब वो फ्रिज के पास होते हैं कि तभी उनके पीछे से कोई उन्हें एक ज़ोर से मारता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और फिर जब उन्हें होश आता है तब वो बाहर जाके देखते हैं और जब वो बेड के पास जाते हैं तब वो देख के हैरान होते हैं क्योंकि जिल मर चुकी होती है और उसके ऊपर किसी ने गोल्ड पेंट किया होता है। फिर जेम्स बॉन्ड ज़रा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने दोस्त फिलिक्स के यहाँ फ़ोन लगाकर सब कुछ बता देते हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम लंदन देखते हैं जहाँ पर 007 अपने बॉस एम से मिलते हैं। जेम्स बॉन्ड अपने बॉस एम से कहते हैं कि वो लड़की स्किल सफोकेशन की वजह से मारी गई। उनका बॉस एम कहता है कि उसे जानबूझ के मारा गया। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि मैं जानता हूँ उसे किसने मारा। तो उनका बॉस एम कहता है कि ये ज़ाती दुश्मनी नहीं है 007, ये भी एक असाइनमेंट था। तुम्हें गोल्ड फिंगर के ऊपर नज़र रखनी थी, ना कि उस साथ वाली लड़की के ऊपर। उनका बॉस एम कहता है कि अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह 008 आ जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि वो तो तुम खुशकिस्मत हो कि ये ना मेरे कुछ आदमी मायामी में थे और अब गोल्ड फिंगर यूरोप के लिए निकल गया है। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि सर मैं अभी इस असाइनमेंट को ठीक से कर सकता हूँ, बस मुझे पूरी बात बताइए। तो उनके बॉस जेम्स बॉन्ड से कहते हैं कि तुम सोने के बारे में क्या जानते हो, तुम मुझे रात के 7 बजे यहीं पे मिलो। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर उनके बॉस एम और जेम्स बॉन्ड के ऊपर फोकस किया जाता है। वो दोनों एक आदमी के साथ बात कर रहे होते हैं। वो आदमी कहता है कि हम बैंक ऑफ इंग्लैंड में ऑफिशियली गोल्ड बिलियन डॉलर्स रखते हैं ताकि हम पाउंड और डॉलर में उसकी सही वैल्यू रख सके, मगर अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी चल रही है क्योंकि यहाँ पे अब स्मगलिंग हो रही है। सोना जिसे पिघलाकर लगातार आप उसे दूसरा आकार दे सकते हैं, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। और वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि गोल्ड फिंगर के अलग अलग जगह गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, उसके टोटल गोल्ड्स हैं 20 बिलियन पाउंड्स। और वो आदमी जेम्स बॉन्ड को ये भी बोलते हैं कि गोल्ड का अलग अलग दाम है, अलग अलग देशों में उसका अलग अलग दाम होता है। अगर आप इंग्लैंड से एक गोल्ड खरीदोगे तो उसे आप पाकिस्तान में $110 में बेच सकते हो। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि गोल्ड फिंगर आखिर ये सब स्मगल कैसे करता है, और स्मगल करता भी है तो उन सबको पिघलाता कैसे है। और फिर वो आदमी उनके बॉस एम से कहता है कि अगर आपका डिपार्टमेंट ये साबित करता है कि गोल्ड फिंगर स्मगलिंग करता है तो हम उसके ऊपर केस करके उससे सारे पैसे वापस ले लेंगे। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि मैं इस काम के लिए ठीक हूँ क्योंकि मैं गोल्ड फिंगर से पहले मिल चुका हूँ, पर मुझे इस काम के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो आदमी उन्हें एक गोल्ड बार दिखाता है और कहता है कि ये हमारे पास सिर्फ एक ही है मिस्टर जेम्स बॉन्ड, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर हाँ, काम होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं गोल्ड फिंगर को जो एक जगह गोल्फ खेलने के लिए आया होता है, और वहाँ का मैनेजर गोल्ड फिंगर को जेम्स बॉन्ड से मिलाता है और कहता है कि जेम्स बॉन्ड आपसे एक मुकाबला करना चाहते हैं। और जब जेम्स बॉन्ड बाहर जाते हैं तो गोल्ड फिंगर उन्हें अपने नौकर से मिलाते हैं ओल्ड जॉब, और वो ये भी कहते हैं कि ओल्ड जॉब बोल नहीं सकता। और फिर जब जेम्स बॉन्ड और गोल्ड फिंगर गोल्फ खेल रहे होते हैं तब गोल्ड फिंगर जेम्स बॉन्ड से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो जेम्स बॉन्ड, तुम यहाँ पे गोल्फ खेलने नहीं आए हो। तब जेम्स बॉन्ड उसकी तरफ वही सोने का बार फेंकता है। तब गोल्ड फिंगर बोलता है क्या तुम इसके ऊपर शर्त लगा रहे हो। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि इसकी कीमत $5000 है। तब गोल्ड फिंगर कहता है कि मैं इसके सारे पैसे कैश कर दूंगा। और फिर जब वो लोग गोल्फ खेल रहे होते हैं तब गोल्ड फिंगर अपना बॉल कहीं दूर झाड़ियों में मार देता है, जिसके वजह से सब लोग उसके बॉल ढूंढते हैं। और जब 5 मिनट तक बॉल नहीं मिलता तब जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि गोल्ड फिंगर 5 मिनट हो गए मगर तुम्हारा बॉल नहीं मिल रहा, अगर 10 मिनट हो गए तो मैं ये गेम जीत जाऊंगा, तुम्हें पता है ना। तो ओ जॉब अपने जेब से एक बॉल नीचे गिराता है और आवाज़ करता है। तो गोल्ड फिंगर कहते हैं कि ये मेरी बॉल है, चलो अब गेम शुरू करते हैं। तब जेम्स बॉन्ड के साथ जो आदमी होता है वो कहता है कि मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ ये गोल्ड फिंगर की बॉल नहीं होगी। तो जेम्स बॉन्ड कहते हैं हाँ, मैं भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं उसके ऊपर पैर रखा हुआ हूँ, उसके बॉल के ऊपर। और कुछ देर के बाद बड़ी चालाकी से जेम्स बॉन्ड उस मैच को जीत जाते हैं और गोल्ड फिंगर बहुत नाराज़ होता है इससे। और फिर हम देखते हैं कि गोल्ड फिंगर अपनी निकलने की तैयारी कर रहा होता है। तो तब जेम्स बॉन्ड उसकी कार की डिक्की में एक जीपीएस फिट कर देते हैं ताकि वो उसके ऊपर नज़र रख सके। और फिर जब
गोल्डफिंगर उनके पास आते हैं तो वो कहते हैं कि जेम्स बॉन्ड, बहुत लोगों ने मेरे से पंगा लेने की कोशिश की मगर तुम दूसरी बार हो जिसने मेरे से पंगे लेने की कोशिश की है। और फिर वो अपने पास ओर्जॉब को बुलाते हैं और कहते हैं कि उस पुतले की मुंडी काट दो। तब ओर्जॉब अपनी हैट उठा के उसकी तरफ फेंकता है और बड़ी तेजी से उसका सिर काट देता है। फिर जब गोल्डफिंगर वहां से चला जाता है तब जेम्स बॉन्ड फटाफट अपनी गाड़ी के पास जाकर उसका लोकेशन ट्रैक करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि गोल्डफिंगर जिनीवा में आ चुका होता है और उसका पीछा करते करते जेम्स बॉन्ड भी जिनीवा में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गोल्डफिंगर एक जगह कुछ खाने के लिए रुकता है और उसको देखते हुए जेम्स बॉन्ड भी वहां पे पहुंच जाते हैं। फिर जहाँ पर गोल्डफिंगर रुका होता है उससे थोड़ी दूर जेम्स बॉन्ड भी अपनी गाड़ी रोक के उसे देख रहे होते हैं कि तभी एक लड़की उनके ऊपर गोली चलाती है। इसमें जेम्स बॉन्ड बच जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से गोल्डफिंगर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं जिसने उनके ऊपर गोली चलाई होती है। वो उसको ओवरटेक करके उसके आगे आ जाते हैं और फिर कुछ देर बाद जेम्स बॉन्ड उसे आगे जाने का इशारा करते हैं और जब वो आगे जाती है तभी जेम्स बॉन्ड के गाड़ी के टायरों में से कुछ ब्लेड जैसा निकलता है और वो ब्लेड उस लड़की के टायरों को पूरा फाड़ देता है, जिसके वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है मगर वो बच जाती है। और फिर जेम्स बॉन्ड अपनी गाड़ी रोक के उसके पास जाकर अनजान बनने की कोशिश करते हैं। जेम्स बॉन्ड उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? तो लड़की कहती है कि यहाँ से नज़दीक में ही एक गैराज है, तुम मुझे वहाँ पे छोड़ दो। तो वो जेम्स बॉन्ड उसके लिए हाँ कर देते हैं और उसे वहाँ पर लेके जाते हैं। रास्ते पे जेम्स बॉन्ड उससे कई सारे सवाल पूछते हैं लेकिन वो कोई भी सवाल का ठीक जवाब नहीं दे रही थी। फिर जब जेम्स बॉन्ड उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये राइफल कैसे है, तब वो कहती है कि ये गैराज आ गया, मुझे इधर ही छोड़ दो। तब जेम्स बॉन्ड उसे वहीं पे छोड़ देते हैं और जब वो अपना जीपीएस देखते हैं तब उनको पता चलता है कि गोल्डफिंगर उनसे ज़्यादा दूर निकल चुका है। तो वो लड़की को वहीं पे छोड़ के जेम्स बॉन्ड गोल्डफिंगर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड गोल्डफिंगर का पीछा करते करते उसी की कंपनी ओरिक एंटरप्राइजेस तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद जेम्स बॉन्ड रात होने का इंतजार करते हैं और जब रात हो जाती है तब जेम्स बॉन्ड बड़ी चालाकी से उस कंपनी के अंदर घुस जाते हैं। फिर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड एक खिड़की के पास पहुंचते हैं और उस खिड़की से वो देखते हैं कि गोल्डफिंगर की जो कार होती है वो दरअसल पूरी तरह से सोने की होती है, वो पूरा 18 कैरेट सोना होता है। इसी तरह से गोल्डफिंगर गोल्ड स्मगल करता था। और जेम्स बॉन्ड साथ ही साथ ये भी सुनते हैं कि गोल्डफिंगर कुछ ग्रैंड स्लैम की बात कर रहा होता है। वो कह रहा था कि मुझे अब सिर्फ ग्रैंड स्लैम में ध्यान देना है। फिर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड वहाँ से निकल जाते हैं और जब वो वहाँ से निकलकर एक जगह बैठे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ झाड़ियों में से आवाज़ आती है और जब वो चेक करने जाते हैं तब कोई स्नाइपर लेके गोल्डफिंगर को मारने ही वाला होता है कि तभी जेम्स बॉन्ड वहाँ पे आ जाते हैं मगर उसकी गन एक वायर से टच हो जाती है जिसके वजह से गार्ड्स को पता चल जाता है। और जब जेम्स बॉन्ड उसके मुंह पे से वो मुखौटा हटाते हैं तब वो देखते हैं कि ये वही लड़की होती है जिनकी जेम्स बॉन्ड ने मदद की होती है। तब जेम्स बॉन्ड उस लड़की से पूछते हैं कि तुम आखिर गोल्डफिंगर को क्यों मारना चाहती हो? तब वो लड़की बोलती है कि उसने मेरी बहन को मारा है। तब जेम्स बॉन्ड उससे उसकी बहन का नाम पूछते हैं तब वो बोलती है कि मेरी बहन का नाम जिल मास्टरसन था और मैं उस वक्त तुम्हें मारना नहीं चाहती थी पर गलती से लग गए। और फिर जेम्स बॉन्ड को लगता है कि गोल्डफिंगर के लोग अब चारों तरफ फैल गए हैं, इसीलिए वो फटाफट उस लड़की को अपने गाड़ी में बिठा देते हैं और वहां से लेके जाते हैं। मगर गोल्डफिंगर के गुंडे जेम्स बॉन्ड का पीछा करते हैं और गोलियां भी चलाते हैं मगर जेम्स बॉन्ड की कार में लगी हुई टेक्नोलॉजी की मदद से वो एक दो को तो निपटा भी लेते हैं। मगर एक डेड एंड पे आकर जेम्स बॉन्ड रुक जाते हैं। तब वो बाहर निकल के उन लोगों का सामना करते हैं और जब वो लोग कम होते हैं तब जेम्स बॉन्ड उस लड़की को इशारा करते हैं भागने का, लेकिन तभी ओर्जॉब आ जाता है और ओर्जॉब अपनी टोपी निकालकर उसके वो तरफ फेंकते हैं और उसके वजह से वो लड़की मारी जाती है। और फिर जब जेम्स बॉन्ड उसे देखने जाते हैं तब उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उनके वजह से मारी गई। और फिर गोल्डफिंगर के गुंडे जेम्स बॉन्ड को उन्हीं की गाड़ी में बैठाकर वापस कंपनी में लेके जाने लगते हैं। और जब जेम्स बॉन्ड और उनके गुंडे कंपनी में पहुंच जाते हैं तब जेम्स बॉन्ड वहां से भागने की कोशिश करते हैं और जो उनके साइड में बैठा हुआ आदमी होता है उसको वो ऊपर से फेंक देते हैं। और फिर जब जेम्स बॉन्ड वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी एक बुड्ढी आकर उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वापस कंपनी के अंदर ही आ जाते हैं। फिर जेम्स बॉन्ड वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं मगर उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता और फिर वो देखते हैं कि
उनके सामने से कोई एक गाड़ी आ रही होती है और वो गाड़ी उनके सामने से हट नहीं रही होती है, जिसके वजह से वो एक दीवार से जा टकराते हैं। और फिर उसके बाद ओरजॉब आता है, और जब ओरजॉब उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तब जेम्स बॉन्ड बेहोश पाए होते हैं। फिर जब जेम्स बॉन्ड को होश आता है तब वो खुद को एक जगह बंधा हुआ पाते हैं। और फिर गोल्डफिंगर जेम्स बॉन्ड के पास आता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, तुम 007 हो और तुम लंदन की सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हो। और तभी गोल्डफिंगर एक लेज़र गन चलाता है उनके ऊपर, और वो लेज़र गन उनके पैरों के बीचों बीच से चल रही थी, जिसकी वजह से वो कुछ ही देर में उस लेज़र की वजह से मर भी सकते हैं। फिर यहाँ पे जेम्स बॉन्ड गोल्डफिंगर को बहलाने की कोशिश करते हैं, पर गोल्डफिंगर उनके बातों से नहीं बहलता। तब जेम्स बॉन्ड उन्हें ग्रैंड स्लैम की बात करता है। पहले तो गोल्डफिंगर उनकी बात से नहीं मानता, मगर कुछ देर बाद वो एक डॉक्टर से कह के वो गन बंद करवा देते हैं और जेम्स बॉन्ड को फिर से बेहोश कर देते हैं। फिर जब जेम्स बॉन्ड को होश आता है तब वो अपने सामने एक लड़की को देखते हैं। जेम्स बॉन्ड उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो लड़की अपना नाम पुसी गैलन बताती है। फिर जेम्स बॉन्ड उससे पूछते हैं कि हम कहाँ हैं, तब पुसी उनको बताती है कि हम पोलैंड के ऊपर से उड़ रहे हैं। फिर जेम्स बॉन्ड उससे कहते हैं कि अच्छा, तो हम यहाँ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के लिए आए हैं। फिर जेम्स बॉन्ड पुसी से पूछते हैं कि तुम गोल्डफिंगर की क्या लगती हो, तब पुसी उनको बताती है कि मैं गोल्डफिंगर की पर्सनल पायलट हूँ। और इतना ही कहते वो कॉकपिट में चली जाती है। और फिर कुछ देर के बाद पुसी कहती है कि हम कुछ ही देर में बोल्टीबॉर्न यूनाइटेड स्टेट में लैंड करने वाले हैं, बस 55 मिनट में। तब जेम्स बॉन्ड प्लेन की स्टाफ से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास मेरा सूटकेस है, तो वो उनको उनका सूटकेस दे देती है और जेम्स बॉन्ड चेंजिंग रूम में चले जाते हैं। चेंजिंग रूम में जाकर जेम्स बॉन्ड अपना जीपीएस निकालते हैं और उसे ऑन करके अपने जूते के अंदर छुपा लेते हैं, और फिर तैयार होके वो बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड के बॉस एम को फिलिक्स का फ़ोन आता है और फिलिक्स उनको बताता है कि मुझे जेम्स बॉन्ड का सिग्नल मिला है, वो बॉल्टीमोर फ्रेंडशिप एयरपोर्ट के पास से मिला है मुझे, और वो जिस प्लेन में आए हैं वो प्लेन पूरी तरह से प्राइवेट है और उस प्लेन को रजिस्टर किया है गोल्डफिंगर ने। तो जेम्स बॉन्ड के बॉस एम उनसे कहते हैं कि तुम जेम्स बॉन्ड का पीछा करो, पर वहाँ पे जाके कोई एक्शन मत लो। जेम्स बॉन्ड जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। फिर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड जिस प्लेन में बैठे होते हैं वो प्लेन आखिर में एक जगह लैंड करता है। फिर जब जेम्स बॉन्ड वहाँ से बाहर जाते हैं तब वो देखते हैं कि कुछ लोग प्लेन से कलाबाजी कर रहे होते हैं। तभी पुसी आ जाती है। तब जेम्स बॉन्ड पुसी से कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा प्लेन उड़ाते हैं। तब पुसी उनसे कहती है कि उड़ाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि इनको मैंने ही तो ट्रेन किया है। और फिर जब जेम्स बॉन्ड थोड़ा आगे जाते हैं तब वो देखते हैं कि ओरजॉब उनके लिए होता है और ओरजॉब उन्हें गाड़ी में बैठा देता है और एक जगह लेके जाता है। फिर हम देखते हैं पुसी लैंडिंग एरिया में जाती है और जो लोग प्लेन से कलाबाजी कर रहे होते हैं वो लोग नीचे आके पुसी के पास आते हैं, और वो लड़कियां पुसी से कहती हैं कि रिहर्सल करके बहुत ही मज़ा आया चीफ। तब पुसी उनसे कहती हैं कि गुड, कल के लिए एकदम तैयार रहना। फिर हम देखते हैं ओरजॉब जेम्स बॉन्ड को एक जगह लेके आया होता है, और फिर हम देखते हैं कि गोल्डफिंगर ओरजॉब के पास आता है और ओरजॉब को कहता है कि जेम्स बॉन्ड को उनको उनका कमरा दिखा दो, और ओरजॉब उन्हें एक जेल में डाल देता है ताकि वो वहाँ से कहीं भी भाग ना सके। फिर हम देखते हैं गोल्डफिंगर का असिस्टेंट गोल्डफिंगर को बोलता है कि वो सब लोग आ गए हैं, तो गोल्डफिंगर उन लोगों से मिलने जाते हैं। दरअसल ये वही लोग होते हैं जिन्होंने गोल्डफिंगर को पैसे दिए होते हैं, और अब ये लोग सब लोग अपना अपना हिस्सा लेने आए होते हैं। तब गोल्डफिंगर उन लोग से कहता है कि मुझे आप सबको $1-1 मिलियन देने का है, पर क्या हो अगर कल आपको $10 मिलियन मैं दूं हर एक जन को। गोल्डफिंगर कहता है कि कल मेरा बैंक खुलेगा और मैं आप सबको $10-10 मिलियन दूंगा। तब उन्हीं में से एक जन उनसे पूछता है कि संडे को बैंक नहीं खुलता। तब गोल्डफिंगर कहता है कि मेरा बैंक ज़रूर खुलता है, और फिर गोल्डफिंगर एक पोल में से एक बटन दबाते हैं और तभी सभी खिड़कियां लाइट्स बंद हो जाती हैं। और फिर गोल्डफिंगर उन लोगों को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के बारे में बताता है। दरअसल वो एक बैंक पे डाका डालने वाला है जिसका नाम है फोर्ट नॉक्स, और ये यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा बैंक है जो गोल्ड डिपॉजिट करता है, और इसके अंदर करीब $15 बिलियन हैं। पहले तो सब लोग हंसते हैं क्योंकि फोर्ट नॉक्स पे रॉबरी करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पे 31,000 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं पहरादारी के लिए।
और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड को, और जेम्स बॉन्ड जिस जेल में बंद हुए होते हैं उसी के सामने एक गार्ड होता है जो उनकी पहरादारी कर रहा होता है ताकि जेम्स बॉन्ड कोई चालाकी ना कर सके, मगर जेम्स बॉन्ड उसको चकमा देके उस जेल से निकल लेते हैं। और फिर उन्हें गोल्डफिंगर की बात करने की आवाज़ आती है, तब वो उसी तरफ चले जाते हैं और हम देखते हैं कि गोल्डफिंगर उन सबको अपना आइडिया बता रहे होते हैं और यहाँ पर जेम्स बॉन्ड भी ये सब सुन रहे होते हैं। गोल्डफिंगर उन लोगों को एक लिक्विड दिखाता है। दरअसल ये लिक्विड ना दिखने वाली गैस छोड़ता है जिसकी वजह से कोई भी आदमी अगर इसे सूंघ लेता है तो वो 24 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। और इस गैस को मेरे खास पायलट पुसी गैलर के स्टूडेंट्स हवा की मदद से पूरी हवा में फैला देंगे और फिर मेरे गार्ड्स उस इलेक्ट्रिसिटी वाले गेट्स को पूरी तरह से तोड़ देंगे और फिर हमें बस उस लॉकर को खोलना होगा। जेम्स बॉन्ड ये सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पे लिख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि गोल्डफिंगर से एक आदमी बोलता है कि मुझे तुम्हारे इस काम में कोई काम नहीं करना, मुझे मेरे पैसे दे दो। तो गोल्डफिंगर उस आदमी को उसके पैसे देने के लिए उसे बाहर लेके जाता है और सब लोग को कहता है कि मैं कुछ ही देर में आता हूँ, मैं इन्हें पे पैसे दे देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड अपने बूट में से वही जीपीएस निकाल के उसी पेज में डाल देते हैं और उसे फोल्ड करके अपने जेब में रख लेते हैं कि तभी कोई उनका पैर खींचता है पीछे से। दरअसल ये पुसी होती है जो जेम्स बॉन्ड का पैर खींचती है और उन्हें बाकी के गार्ड्स के मदद से बाहर लेके जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोल्डफिंगर का जो असिस्टेंट होता है वो सारे दरवाजे बंद कर देता है और वही ना दिखने वाली गैस उन आदमियों के ऊपर शुरू कर देता है जिसके वजह से वो सभी लोग सो जाते हैं 24 घंटे के लिए। और फिर हम देखते हैं कि गोल्डफिंगर को जिसने कहा था कि मुझे तुम्हारे इस मिशन में कोई दिलचस्पी नहीं है तो उसको गोल्डफिंगर $1 मिलियन गोल्ड के हिसाब से दे देता है कि तभी पुसी जेम्स बॉन्ड को उनके पास लेके आती है और जेम्स बॉन्ड धीरे से उस आदमी के जेब में वही जीपीएस और वो पेज डाल देते हैं और उस आदमी को और जॉब के साथ भेज देते हैं एयरपोर्ट के लिए। फिर उसके बाद पुसी गोल्डफिंगर से कहती है कि जेम्स बॉन्ड अपने कमरे से भाग गया था, तब गोल्डफिंगर उसे वापस वहीं पे बंद करने का ऑर्डर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि फिलिक्स को जेम्स बॉन्ड के जीपीएस का सिग्नल मिलता है और वो जेम्स बॉन्ड को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरजॉब उस आदमी को एयरपोर्ट लेके जाने के बजाय उसको एक सुनसान एरिया में लेके जाता है और वहाँ पे उसे वहीं पे मार डालता है। फिर उसके बाद ओरजॉब उस गाड़ी को लेके जाकर एक जंकयार्ड में रख देता है और जंकयार्ड में उस गाड़ी को पूरी तरह से पिचका डालते हैं और फिर उस गाड़ी को जब पिचका डालते हैं तब उसे एक ट्रक में डाल देते हैं और ओरजॉब उस ट्रक को फार्म लेके जाता है। और फिर हम देखते हैं कि फिलिक्स को जेम्स बॉन्ड का जीपीएस का सिग्नल आना बंद हो जाता है, तब वो अपने पार्टनर से कहता है कि फिर से फार्म पे चलो। फिर हम देखते हैं कि गोल्डफिंगर और पुसी आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी गोल्डफिंगर का असिस्टेंट गोल्डफिंगर के पास आता है और कहता है कि दो लोग बड़े अजीब अजीब तरीके से हमारे यहाँ देख रहे हैं। दरअसल ये दो लोग वही फिलिक्स और उसका पार्टनर था, वो लोग जेम्स बॉन्ड को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ चुके होते हैं। तब गोल्डफिंगर उससे कहता है शायद रेसिंग के टिप्स लेने आए होंगे या फिर कुछ और ही मामला है। फिर गोल्डफिंगर पुसी से कहता है कि हम लोगों ने जेम्स बॉन्ड को स्विट्जरलैंड में ना मार के शायद हमने अच्छा काम किया है। पुसी क्या तुम मेरा एक और काम करोगी? दरअसल गोल्डफिंगर कहता है कि पुसी से कि तुम जेम्स बॉन्ड को खुश कर दो ताकि वो हमारे मन में बहक जाए और हम कल तक अपना सारा काम निपटा लेंगे। तब पुसी उनसे कहती है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी करूंगी और फिर पुसी वहां से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड को बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में रखा गया होता है। फिर हम देखते हैं कि गोल्डफिंगर का असिस्टेंट जेम्स बॉन्ड से कहता है कि गोल्डफिंगर तुम्हें बुला रहा है और फिर जेम्स बॉन्ड उसके साथ चले जाते हैं। फिर जेम्स बॉन्ड गोल्डफिंगर से मिलने के लिए जाते हैं। फिर जेम्स बॉन्ड गोल्डफिंगर से कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत निराश किया क्योंकि तुम्हारा ये ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम काम नहीं करेगा। दरअसल डेल्टा 9 नर्व गैस से लोगों की बस मौत होती है और तुम 60,000 जनों को यूं ही नहीं मार सकते हो। तो गोल्डफिंगर इस बात को बहका देता है। फिर जेम्स बॉन्ड कहते हैं कि मैंने कुछ हिसाब किया है, $15 बिलियन के सोने को तुम ऐसे ही नहीं उठा पाओगे क्योंकि उसका वजन 10,500 किलो होगा और तुम्हारे आदमियों को उसे भरते भरते लगभग 12 दिन लग जाएंगे और सिर्फ तुम्हारे पास 2 घंटे होंगे और 2 घंटे बाद नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी। तो गोल्डफिंगर कहता है कि मैं वहां से एक भी सोना नहीं उठाने वाला हूँ। तब जेम्स बॉन्ड सोचने लगते हैं कि जब तुम सोना ही नहीं उठाओगे तब तुम चोरी ही क्यों कर रहे हो।
और फिर तब जाके जेम्स बॉन्ड को समझ में आता है कि कबर्ट और आयोडीन की मदद से तुम वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करोगे, जिसके वजह से यूनाइटेड स्टेट का सारा सोना रेडियो एक्टिव होगा आने वाले 58 सालों तक, और वहाँ वेस्ट में तुम्हारे सोने की कीमत रातों रात बढ़ जाएगी। फिर जेम्स बॉन्ड गोल्डफिंगर से कहते हैं कि तुम उस एटॉमिक बॉम्ब को फोर्ट नॉक्स तक लेके आओगे कैसे, ये तो बहुत ही मुश्किल होगा। तब गोल्डफिंगर कहता है कि सारी मुश्किलें तो तुम लोगों की होगी जेम्स बॉन्ड, क्योंकि अगर तुम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो क्या पता वो सबमरीन में फट जाए, या व्हाइट हाउस में, या लंदन में। हम लोग तो मज़े से बैठ के ग्रैंड स्लैम का मज़ा लेंगे, और तुम भी हमारे साथ होगे जेम्स बॉन्ड, फिक्र मत करो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ओवरजॉब आ जाता है। तब गोल्डफिंगर जेम्स बॉन्ड से कहते हैं कि आप पुसी से बात कीजिए, तब तक मैं इस आदमी को अपने सोने से अलग करके लेके आता हूँ। तब पुसी और जेम्स बॉन्ड आपस में बात करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं फिलिक्स को। फिलिक्स अपने पार्टनर से कहता है कि जेम्स बॉन्ड ने यहाँ पे सब संभाल के रखा है, हमें वापस अपने मोटल पे जाना चाहिए। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड पुसी को एक रूम में लेके आया होता है, और उन दोनों में थोड़ी बहुत कहाजानी होती है, और वो दोनों थोड़ा फाइट करते हैं, पर आखिर में जेम्स बॉन्ड और पुसी एक दूसरे को किस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुसी के जितने भी पायलट्स होते हैं वो सब फोर्ट नॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। और फिर फोर्ट नॉक्स पहुँच के वो लोग वही स्लीपिंग गैस को पूरे हवा में छोड़ देते हैं, जिसके वजह से जितने भी गार्ड्स, जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस प्लेन की इंचार्ज गोल्डफिंगर के असिस्टेंट को सब कुछ बता देती है कि सभी लोग बेहोश हो गए हैं। तब गोल्डफिंगर का असिस्टेंट इशारा करता है और सभी लोग अपने अपने मास्क पहन लेते हैं, और फिर वे लोग फोर्ट नॉक्स बैंक की तरफ बढ़ते हैं, और हम रास्ते में देख सकते हैं कि सभी लोग बेहोश होते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि फिलिक्स भी बैंक के पास ही उसका एक्सीडेंट हुआ होता है, और वो भी बेहोश ही होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बैंक के पास पहुंच जाते हैं और गेट को डायनामाइट की मदद से उड़ा देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बैंक के पीछे जाकर उसके गेट को उसी लेज़र गन से निकाल देते हैं जिस लेज़र गन से जेम्स बॉन्ड को मारने की कोशिश की जा रही थी। और फिर हम देखते हैं कि पुसी गेलर और गोल्डफिंगर एक डब्बा लेके आते हैं, और उस डब्बे में ही एटॉमिक बॉम्ब होता है। फिर गोल्डफिंगर एक गार्ड से कह के तिजोरी भी खुलवा देता है, और फिर एक डॉक्टर आता है और वो डॉक्टर बॉम्ब को स्टार्ट कर देता है, और सिर्फ 350 सेकेंड ही होते हैं जेम्स बॉन्ड के पास। अब तक गोल्डफिंगर का प्लान बिल्कुल सही जा रहा था कि तभी हम देखते हैं कि फिलिक्स उठ जाता है। दरअसल जो गैस पुसी गैलर के स्टूडेंट्स ने छोड़ी थी वो गैस स्लीपिंग गैस नहीं थी, वो कोई दूसरी गैस थी, जिसके वजह से वो लोग बेहोशी नहीं हुए थे। और इस बात का अंदाजा गोल्डफिंगर को जरा भी नहीं था, क्योंकि पुसी अब जेम्स बॉन्ड के साथ है। और फिर हम देखते हैं जो आर्मी का कमांडर होता है वो सभी सिपाहियों को ये आदेश देता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक गोलियां चलाते रहना। और फिर हम देखते हैं कि उस बॉम्ब को तिजोरी में लेके आया जाता है, और ओरजॉब के हाथ से हथकड़ी निकाल के उस बॉम्ब में लगा देते हैं। और फिर गोल्डफिंगर जेम्स बॉन्ड से कहता है अलविदा, और फिर एक बटन दबा के उन्हें नीचे भेज दिया जाता है। जेम्स बॉन्ड बहुत कोशिश करते हैं उससे निकलने की, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, और आखिर में उनके पास 255 सेकेंड्स होते हैं, और बाहर आर्मी सभी गोल्डफिंगर के गार्ड्स को मारना शुरू करती है। जब गोल्डफिंगर को पता चलता है तब गोल्डफिंगर फटाफट जाकर तिजोरी का दरवाज़ा बंद कर देता है, और अंदर गोल्डफिंगर का असिस्टेंट बौखला जाता है, और वो ओरजॉब से कहता है कि मुझे उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। मगर ओरजॉब उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे उठा के रेलिंग से बाहर फेंक देता है, और जिसके वजह से वो मारा जाता है। तो जेम्स बॉन्ड गोल्डफिंगर के असिस्टेंट के पास जाता है, क्योंकि गोल्डफिंगर के असिस्टेंट के जेब में ही हथकड़ी की चाबी थी। मगर ओरजॉब को सब समझ में आ जाता है और वो फटाक से नीचे दौड़ के जाता है, और यहाँ गोल्डफिंगर एक ऑफिसर का भेष बदल के वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि आर्मी गोल्डफिंगर के गार्ड्स के ऊपर हावी पड़ने लगती है, और वो सभी गार्ड्स को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड को। जेम्स बॉन्ड गोल्डफिंगर के असिस्टेंट के जेब में से चाबी निकाल के अपनी हथकड़ी खोल ही रहे थे कि तभी ओरजॉब उनकी तरफ अपना हैट फेंकता है, मगर उसका हैट एक वायर पे जा लगता है, जिसके वजह से वो वायर कट जाता है। फिर हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड और ओरजॉब में घमासान युद्ध होता है, मगर जेम्स बॉन्ड ओरजॉब से जीत नहीं पाते हैं, और ओरजॉब जेम्स बॉन्ड को बहुत बुरी तरह से मारता है कि तभी जेम्स बॉन्ड को ओरजॉब की वही टोपी मिलती है, और वो टोपी वो ओरजॉब की तरफ फेंकते हैं, मगर वो टोपी ओरजॉब को नहीं लगती और एक सरिये के बीचों बीच जा अटकती है।
और जब अपनी टोपी उन सरियों से निकालने जाता है कि तभी जेम्स बॉन्ड वही वही कटी हुई इलेक्ट्रिसिटी का वायर उन रॉड के अंदर टच करवा देता है, जिसके वजह से ओरजॉब मारा जाता है। फिर जेम्स बॉन्ड 2 गोल्ड बार उठा के उस बॉम्ब का दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं और यहाँ बाहर भी मिलिट्री भी तिजोरी का दरवाज़ा खोल लेते हैं और सभी गोल्ड फिंगर के गार्ड्स को मारते हुए अंदर आते हैं। और यहाँ जेम्स बॉन्ड भी उस बॉम्ब का दरवाज़ा खोल लेते हैं और वो कोशिश करते हैं उस बॉम्ब को बंद करने की, मगर उनसे वो बॉम्ब नहीं बंद होता है कि तभी एन वक्त पे डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देता है। फिर जेम्स बॉन्ड फिलिक्स से कहता है कि तुम लोगों को आखिर मालूम कैसे चला कि यहाँ पे ये सब होने वाला है। तब फिलिक्स बोलता है कि पुसी ने हम लोग को बता दिया था, क्योंकि पुसी ने वॉशिंगटन फ़ोन किया हुआ था। और फिर जेम्स बॉन्ड पूछते हैं कि गोल्ड फिंगर कहाँ है, तब फिलिक्स कहता है कि वो भाग गया वहाँ से। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड को अमेरिका में प्रेसिडेंट ने बुलाया होता है और जेम्स बॉन्ड उनसे मिलने के लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि प्लेन के जो स्टाफ मेंबर्स थे वो तो प्लेन में चढ़ा ही नहीं होते हैं, उनको कोई बांध के चला गया होता है। और यहाँ जब जेम्स बॉन्ड चैन की सांस ले रहे होते हैं कि तभी गोल्ड फिंगर उनके सामने आ जाते हैं और गोल्ड फिंगर कहते हैं कि मैं तुम्हें और उस पुसी को मार के सीधा क्यूबा जाऊंगा। इतना ही कहते जेम्स बॉन्ड गोल्ड फिंगर के ऊपर टूट पड़ते हैं और उन दोनों में बहुत फाइट होती है कि तभी गोल्ड फिंगर गलती से प्लेन के विंडो पे गोली चला देता है, जिसकी वजह से प्लेन का विंडो पूरी तरह से टूट जाता है और उस प्लेन में एयर भरना शुरू हो जाता है। और गोल्ड फिंगर ने जिस विंडो पे गोली चलाई होती है उसी विंडो से वो बाहर निकल जाता है। फिर जेम्स बॉन्ड कॉकपिट में जाते हैं और कॉकपिट में जाकर वो पुसी से पूछते हैं कि प्लेन संभल सकता है। तब पुसी कहती है कि अब ये प्लेन सीधा क्रैश ही होगा और हम देखते हैं कि वो प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम देखते हैं फिलिक्स को। फिलिक्स हेलीकॉप्टर की मदद से जेम्स बॉन्ड और पुसी को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पुसी उन लोगों को इशारा देती है यहाँ आने का, मगर जेम्स बॉन्ड उसे रोक लेते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। और अब यहाँ पे इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।